नमस्कार, मैं कृषिभूषण संजीव गणपतराव माने पोस्ट काष्टा तालुका वाळवा डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र से हूँ। कई दिनों से हम गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या क्या टेक्निक अपनाना चाहिए तो गन्ने का उत्पादन बढ़ता है। शुरुआत में हमने देखा कि 100 टन उत्पादन लेने के लिए क्या करना जरूरी है। 150 टन 150 टन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसके बारे में चर्चा किया। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि हमने जो 2017-18 में 200 टन पर एकड़ उत्पादन मिलना चाहिए ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। उसमें हमको 168 टन पर एकड़ इतना उत्पादन मिला था। 168 टन यानी 1680 क्विंटल इतना उत्पादन हमें मिला था। इसके बारे में मैंने बोला कि 5 पॉइंट के ऊपर हमने ज्यादा ध्यान दिया था। एक तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने कल बोला है। प्लाविंग वगैरह सब ठीक तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने बोला है। प्लांटेशन मेथड अच्छा होना चाहिए, जो कि 40,000 मिलेबल केन मिलने चाहिए, जीवित रहने वाले केन मिलने चाहिए। यानी 1 एकड़ में 40,000 से लेकर 45,000 गन्ने कैसे आखिर तक बचते रहे, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। प्लांटेशन मेथड मैंने 5 फीट बाय 1.5 फीट के ऊपर एक गन्ना लगाया था, उसके बारे में भी चर्चा किया। उसके बाद आया था वो फर्टिगेशन कैसे करना था। थोड़ा सा मैंने विस्तार से कल बताने की कोशिश की। फर्टिगेशन हमने बहुत ज्यादा किया था। सॉइल एप्लीकेशन तो किया ही था, लेकिन उसके साथ में ड्रिप में से भी हम फर्टिगेशन करते रहे। इसके लिए जैन इरिगेशन सिस्टम का एक ऑटोमेशन हमने बिठाया था, ऑटोमेटिक फर्टिगेशन करने वाला। उससे हम फर्टिगेशन करते रहे, जो कि बार बार फर्टिगेशन करने से, थोड़ा थोड़ा और बार बार फर्टिगेशन करने से उसको जितना हर रोज चाहिए उतना वो अपटेक कर सकता था, और उससे गन्ने का उत्पादन बहुत ही अच्छा बढ़ता रहा। कल ये सब फोटोग्राफ्स आपको अजिंकी जी सब दिखाएंगे। 200 टन का एक्सपेरिमेंट कैसे चला, 150 टन का कैसे चला, 125 टन का कैसे चला, और 100 टन का एक्सपेरिमेंट भी कैसे चला, इसके बारे में सब फोटोग्राफ्स कल आपको सुबह देखने को मिल सकते हैं। फर्टिगेशन जो हमने किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 22 बार 22 बार हमने फर्टिगेशन किया था। ये तो इतना आसानी से हर एक फार्मर नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। लेकिन जब तक हम इसके बारे में सब सोचकर अच्छी तरीके से उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसको जब जब जो चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, तब तक ये उत्पादन नहीं बढ़ेगा। ये पूरे ध्यान में रखते हुए, इसका ख्याल करते हुए हमने 22 बार फर्टिगेशन किया था। जैसे कि लास्ट वाला जो फर्टिगेशन था वो 370 दिन तक हमने फर्टिगेशन किया आफ्टर अर्थिंग अप, यानी टोटल वैसे देखा जाए तो 450 दिन तक हमने फर्टिगेशन किया था। आखिर वाले 3 महीने हमने फर्टिगेशन नहीं किया, जो कि राइपनिंग के लिए रखना चाहिए था, उसमें रिकवरी बढ़नी चाहिए थी, उसका वेट बढ़ना चाहिए था। इसके लिए आखिर 3 महीने में हमने फर्टिगेशन नहीं किया। लेकिन अर्थिंग अप के बाद 370 डेज तक और उसके पहले 85 डेज, मैंने 450 दिन तक हमने फर्टिगेशन किया था। और ये सब किया था जेन इरिगेशन का जो ऑटोमेटिक फर्टिगेशन करने के लिए जो यूनिट आता है, उसमें से हमने ये सब फर्टिगेशन करते रहे। लास्ट वाले जो 8-10 फर्टिगेशन है वो बहुत ज्यादा फर्टिगेशन था, ऐसे नहीं है। थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन था और थोड़ी सी मात्रा में पोटैश थी। नाइट्रोजन जो हमने दिया वो अमोनियम सल्फेट के माध्यम से दिया था, और पोटैश है वो व्हाइट पोटैश वाला जो म्यूरेट ऑफ पोटैश आता है, उसके माध्यम से हमने दिया था। बीच में 1 बार 2 बार 3 बार कैल्शियम नाइट्रेट दिया था, 2 बार मैग्नीशियम सल्फेट दिया था, क्योंकि उसका हरापन अच्छा आखिर तक रहे, जो फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। और ह्यूमिक एसिड 1-2 बार बीच में हमने छोड़ा था कि जो
ये सब खाद अपटेक करने में आसानी हो। ऐसे करके हमने टोटल जो शेड्यूल में फर्टिगेशन किया था वो 22 टाइम्स हमने किया था। जिनको अगर ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है 18 महीने के लिए, उनको ये शेड्यूल भी मिल सकता है, ये सब हम आपको भेज भी सकते हैं। इसमें जो टोटल हमने किया था, रेशियो रखा था फर्टिगेशन का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, इसका जो रेशियो था तो 3:2:1 3 ऐसे रेशियो रखा था। अगर 3 यूनिट नाइट्रोजन दिया है तो 2 यूनिट फास्फोरस दिया और 3 यूनिट पोटैश दिया। सब साइंटिस्ट लोगों को ऐसे ही लगता है, वैज्ञानिक लोगों को, कि पोटैश की मात्रा इतनी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, जमीन में बहुत ही ज्यादा पोटैश रहता है। फिर भी ये सब कैलकुलेशन करके डॉक्टर जमदग्नि सर, डॉक्टर पाटिल सर और डॉक्टर मराठे सर, इनके मार्गदर्शन पे हमने ये शेड्यूल बनाया था। और उसमें ये देखा हमने कि पोटैश की मात्रा भी थोड़ी सी ज्यादा देना चाहिए, तो 3:2:3 3 गुना 2 गुना 3 ऐसे प्रमाण हमने रखा था। 200 टन के लिए हमने फाइनल किया था कि 400 नाइट्रोजन देना है, 400 केजी नाइट्रोजन, 280 केजी फास्फोरस और 400 केजी पोटैश देना है, ऐसे तय किया था। लेकिन जब टोटल फर्टिगेशन हुआ और उसका काउंटिंग किया तो 375 केजी 375 केजी नाइट्रोजन हमने दिया, 260 केजी फास्फोरस हमने दिया और 370 केजी पोटैश हमने दिया था। वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है पर टन 1 किलो 400 ग्राम देने होते हैं। ये सब फॉर्मूला विद्यापीठ ने बना कर रखा है। और इसका वेस्टेज जो जाता है, वेस्ट जो होता है नाइट्रोजन, जो हवा में चला जाता है, पानी के साथ नीचे पर्कुलेट हो जाता है, अलग अलग कारण से उसका वेस्ट होता है, वो 50% करीबन वेस्ट होता है। वैसे देखा जाए तो 2.800 केजी यानी 2.800 केजी इतना नाइट्रोजन देना होता है, लेकिन यानी दो गुना देना होता है। लेकिन वैसे हमने नहीं किया, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादातर हमने बाद में ड्रिप से दिया था, तो 1.33% ही ज्यादा हमने नाइट्रोजन दिया। नाइट्रोजन बहुत कम दिया था वैसे। दूसरा, फास्फोरस जो देना होता है वो 3 गुना ज्यादा देना होता है, जितना उसको चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा देना होता है, क्योंकि जितना भी फास्फोरस हम जमीन में डालेंगे उसमें से एक ही गुना उसको मिलता है खाने के, बाकी के 2 गुने वैसे जमीन में फिक्स फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो हमने जो किया तो 1 गुना अवेलेबल होने के लिए 3 गुना नहीं देने की सोची, क्योंकि फास्फोरस भी हमने बार बार ड्रिप के माध्यम से और स्प्लिट करके हमने फास्फोरस दिया था, तो वो जो दिया तो 3 गुना की जगह हमने 2 गुना ज्यादा दिया था। 1.96% हमने फास्फोरस ज्यादा दिया था। पोटैश की मात्रा जो देनी होती है वो भी ऐसे होती है कि जो देखा जाए तो पर टन के लिए 3 केजी 100 ग्राम देना होता है, 3.1 केजी देना होता है 1 टन के लिए। उसमें सिर्फ 85% अवेलेबल होता है, 15% ही सिर्फ लॉस होता है, तो इतनी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। 3 किलो पर टन देना होता है। 200 टन के लिए वैसे देखा जाए तो 600 किलो देना चाहिए होता था, लेकिन हमने 600 किलो न देते हुए उसको उसके आधा दिया, 60% ही सिर्फ उसमें से दिया, यानी 370 केजी 370 केजी पोटैश हमने ऊपर से दिया था। यानी 375 केजी नाइट्रोजन, 260 केजी फास्फोरस और 370 केजी पोटैश, ये मात्रा हमने दिया था। और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे यहाँ ग्रेड मिलती है, महाराष्ट्र ग्रेड, वो 30 किलो दिया था। और ज्यादा फेरस सल्फेट 10 किलो, मैग्नीशियम अपना जिंक सल्फेट 10 किलो, ये ज्यादा ऐड उसमें किया था। बोरान 2 बार ज्यादा 1-1 किलो ऐड किया था। सल्फर जो आता है बेंटोनेट सल्फर, दीपक फर्टिलाइजर का हमने यूज किया था, वो करीबन 40 किलो तक हमने वो यूज किया।
और मैग्नीशियम सल्फेट 50-60 किलो हमने यूज किया था, और एक बार 10 किलो यानी 70 किलो मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया था, और कैल्शियम नाइट्रेट 25 केजी इतना यूज किया था। ये सब हमने टोटल 1 एकड़ के लिए पूरे 18 महीने तक का ये फर्टिगेशन शेड्यूल था। बहुत सारे फार्मर ने कल प्रश्न भी मुझे पूछा था, पर्सनली फोन आया था कि टोटल खर्चा कितना है। फ्रॉम शुरुआत से जब हम टिलेज करने के लिए शुरुआत किया, जो ट्रैक्टर से काम करना शुरुआत किया, प्लविंग करना है, रोटावेटर चलाना है, बाकी कल्टीवेट करना है, चास निकालनी है या फरो निकालनी है, वहां से लेकर आखिर तक हार्वेस्टिंग होने तक का हमारा जो खर्चा था तो 1,10,000 रुपए खर्चा था पर एकड़ का। एक्चुअली ये आना चाहिए 70,000, 75,000, 80,000 तक आना चाहिए, जो कि इसमें 100 टन या 125 टन तक उत्पादन आ सकता है। लेकिन 200 टन के लिए हमने फर्टिगेशन थोड़ा सा ज्यादा भी किया था, और फर्टिगेशन के साथ हमने ज्यादा दिया था, वो ध्यान रखा था, वो ऑर्गेनिक मैन्योर पे ज्यादा ध्यान दिया था, जैसे कि गोबर का खाद हो, फैक्ट्री वाला कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या साथ में पोल्ट्री मैन्योर हो, इसमें हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। ये बहुत ज्यादा बार यूज किया था। करीबन 3 बार हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। अजोटोबैक्टर है, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उसके साथ में पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा है। ये बार बार हम यूज करते रहे। करीबन 3 बार हमने ये यूज किया था, और 2 बार बायो कंपोस्ट जो आता है जिसमें बैक्टीरिया की मात्रा और ज्यादा होती है, ये भी 2 बार हमने दिया था। यानी बैक्टीरिया के ऊपर भी हमने बहुत ज्यादा ध्यान देकर रखा था। इसके बाद आता था कि अपना स्प्रे शेड्यूल कैसे हमने किया था। स्प्रे शेड्यूल के बारे में, जब अर्ली शूट बोरर आता है, प्लांटेशन के बाद 1.5 महीने होने के बाद अर्ली शूट बोरर आता है, इसमें 45th डे हमने पहला स्प्रे करते हैं हम। उसके बाद 20-20 दिन के अंतर से आगे जाकर हम स्प्रे करते रहते हैं। 4 बार तो हम एक्चुअली वैसे स्प्रे करते ही है, 5वां भी स्प्रे हम करते हैं। लेकिन इस गन्ने में हमने बहुत ज्यादा बार स्प्रे किया था। करीबन 8-9 बार हमने स्प्रे किया। पहले जमीन में से नीचे से हमने 4 स्प्रे किया, और ऊपर से 5 स्प्रे किए थे, जो कि आपको मैंने पहले दिन ही बोला था कि हमने फॉगर सिस्टम बिठाई थी। इस फॉगर से भी हमने स्प्रे का इस्तेमाल किया। स्प्रे में करते हुए हम एक बार बार ध्यान रखते थे कि हर एक स्प्रे में एक पेस्टिसाइड होना चाहिए और एक फंजीसाइड होना चाहिए। जो भी कुछ फंगस का अटैक होता है, जो भी कुछ पेस्ट का अटैक होता है, ये न हो, ये आना ही नहीं चाहिए। इसके लिए हमने पहले से ही ये ध्यान रखा था। हर एक स्प्रे में एक पेस्टिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड, अपना फंजीसाइड, इसका इस्तेमाल हमने किया ही था। हर एक स्प्रे में एक दूसरा भी ध्यान हमने ये रखा था कि उसमें NPK या और NK या PK होना चाहिए। जो भी उसमें बाकी का इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करते हैं, उसके हिसाब से ये NPK की मात्रा भी हम उसमें ऐड करते थे। बार बार इसमें हम ऐड करते थे। कई बार हमने कैल्शियम नाइट्रेट उसमें यूज किया जरूरत के हिसाब से, कई बार इसमें मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया, कई बार इसमें पोटेशियम सल्फेट इसमें मिक्स किया था। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमने इसमें मिक्स किए थे। और खास करके 2 और चीज हम इसमें यूज करते थे। कल जैसे मैंने बोला कि गन्ने का उत्पादन अगर बहुत जोर से बढ़ना चाहिए, बहुत ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तो ग्रोथ प्रोमोटर्स का भी इसमें इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो हमने इसमें IBA, 6BA और GA यानी जिब्रेलिक एसिड, इसका भी इस्तेमाल हमने किया था। डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर, जो फिजियोलॉजिस्ट है, अपने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से रिटायर हुए साइंटिस्ट है, इनके मार्गदर्शन पे हमने ये इसका इस्तेमाल किया था। करीबन 10 ppm से लेकर 40-50 ppm तक इसका इस्तेमाल अलग अलग टाइम पे कैसे ग्रोथ हो रही है और किस ppm से चाहिए, इस ppm के हिसाब से हमने किया। इसके 2 फायदे बहुत ही अच्छे हुए। एक तो ग्रोथ बहुत जोर से होने लगी ये ग्रोथ प्रमोटर से, और दूसरा
पत्ते जो होते हैं, लीव जो होते हैं, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके पन्ने की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होने लगा, नीचे से खाद की अपटेक ज्यादा होने लगी। इससे गन्ने का वजन बहुत बढ़ता गया, रिकवरी उसमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती गई, और नोड जो होते हैं, नोड की लंबाई भी बहुत ही अच्छी आई थी। एक हमने एनालिसिस इसका किया था, गन्ना निकाल कर उसके पार्ट्स किए थे, हर एक नोट्स अलग अलग हमने किया था, उसका वजन कितना आया, उसकी लेंथ कितनी आई थी, उसका गर्थ कितना था, इसके बारे में सब हमने एक रिकॉर्ड करके रखा था। कल आप जब फोटोग्राफ्स देखेंगे तो इस फोटोग्राफ में आपको सब देखने को मिलेगा। उसमें भी हमने 4 हिस्से किए थे, जो भी टोटल नोट्स थे, यानी करीबन 47, 48, 49, एक दूसरे गन्ने को 50 तक नोट्स आए थे, पेड़ आए थे। हमने ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी गिनती की। टॉप में से 12 नोट्स अलग से निकाले, उसके बाद 13 से 24, 13 to 24 नोट्स अलग से निकाले, फिर 25 से 36 यानी 25 to 36 नोट्स अलग निकाले, और 37 से 48 नोट्स अलग निकाले। हर एक की लेंथ वाइज, लेंथ, वेट और उसकी गर्थ ये अलग अलग काउंट किया था। लेंथ जो देखा हमने सेंटीमीटर में था, ऊपर वाले टॉप में 11.5 सेंटीमीटर हो रहा था एवरेज। 13 से 24 में जो नोट्स थे, ऊपर से नीचे हम आते हैं गिनती करते हुए, उसमें 16 सेंटीमीटर था। 25 लेकर 36 तक जो नोट थे, उसके 11.5 सेंटीमीटर लेंथ थी, और 37 से लेकर 47 जो नीचे वाले थे, उसकी भी 11.5 लेंथ थी। मीन उसका निकला था, एवरेज निकला था 13.6, यानी 13.5 सेंटीमीटर हर एक पेड़ की लंबाई थी। उसमें एक देखा गया कि जो गन्ने की लेंथ होती है, ये लेंथ भी हमने, गर्थ जो होती है, गर्थ भी हमने काउंट किया था, यानी मोटापा उसका कितना था। पहले 12 जो थे उसका 11 सेंटीमीटर मोटापा था, 1324 नोट्स थे उसका 9 सेंटीमीटर था, बीच में थोड़ी सी उसका गर्थ कम हुआ था। 25 से 36 जो थे उसके 10 सेंटीमीटर थे, और नीचे वाले 37 to 48 जो थे उसकी 12 सेंटीमीटर गर्थ हुई थी, यानी कम ज्यादा होते हुए ये गन्ने बढ़ रहे थे। इसका वेट, हर एक नोड का वेट देखना चाहिए, हर एक पेड़ का एक एक वेट था। ऊपर वाले जो 12 नोड्स थे उसका एवरेज निकला था 71.9, यानी 72 ग्राम्स पर पेड़ का एक वजन भरा था। 13 से लेकर 24 नोड्स जो थे उसका 88 ग्राम पर नोड का वजन था, यानी उसकी गर्थ कम हुई थी लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा थी, 16 सेंटीमीटर लंबाई थी, और उसका वजन भी ज्यादा था, 88 ग्राम्स उसका वजन था। 25 से लेकर 36 तक जो अपने नोट्स थे उसकी 65 ग्राम्स इसका हर एक का वजन था, एवरेज वजन 65 था। इसमें भी लंबाई थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन मोटापा भी अच्छा हुआ था, इसका 65 ग्राम था। और आखिर वाले जो थे, लास्ट वाले, नीचे वाले, जो हम शुरुआत में जो आते हैं 37 to 48, करीबन 11-12 जो नोट्स होते उसका वेट था 122 ग्राम पर नोड का वेट, एवरेज वेट था। ऐसे 10-12 नोट्स नीचे थे। उसकी गर्थ भी वैसे देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर की गर्थ थी, यानी नीचे वाले नोट जो थे तो गर्थ में भी अच्छे थे, उसका वेट भी बहुत ज्यादा था। इसका मीन निकला था 87 ग्राम पर नोड, ऐसा उसका एवरेज निकला था। ऐसे जब हमने किया तो हर एक गन्ने का जो वेट आया, एवरेजली वेट जो हमने निकाला, जो 10 गन्ने निकाले और उसका वेट किया, तो हर एक गन्ने का वेट 4.38 यानी 4.5 kg पर गन्ने का वेट निकला था। एवरेज इंटरनोड थे 48, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एवरेज इंटरनोड का नोड थे तो 48 तक एवरेज थे, 47 से लेकर 50 तक थे, यानी 48 थे। जो 10 फीट लंबाई में 5 फीट की जो नाली थी,
और 10 फीट लंबाई थी। इसमें 51 गन्ने आखिर तक जीवित रहे थे, यानी 51 गन्ने 10 फीट में थे। एवरेज मिलेबल केन जो हम देखा गिनती किया तो 44.5 यानी 45,000 इतने गन्ने एक एकड़ में हमको मिले थे। 45,000 पर एकड़ गन्ने और 4.5 केजी का वेट, ऐसे देखा जाए तो 190 टन पर एकड़ आना चाहिए तो, लेकिन ये एवरेज होता है, कम ज्यादा जब थोड़ा सा हुआ था तो 168 टन यानी 1680 क्विंटल का एवरेज पर एकड़ हमको मिला है। इसका जो ब्रिक्स था, शुरुआत से लेकर 16 ब्रिक्स था, बाद में ऊपर के हिस्से में 16 ब्रिक्स था और सबसे नीचे में 24 ब्रिक्स था। एवरेज ब्रिक्स 20 वाला ब्रिक्स इसमें निकला था, जो कि उत्पादन के लिए, शुगर की फैक्ट्री के लिए भी ये देखना होता है। ब्रिक्स भी उसके बहुत ही अच्छे निकले थे। मित्र हो, ऐसे ये सब एनालिसिस करते हुए हमने ये प्रोजेक्ट प्रयोग किया था 2017-18 में। 2019-20 में भी ये प्रयोग चल रहा है। अभी भी गन्ना हमारे यहाँ एक प्लॉट तैयार है जिसके ऊपर फॉगर सिस्टम भी है। फर्टिगेशन के लिए कुछ अलग सा मशीन जैन इरिगेशन का बिठाया है, सेंसर्स उसमें बिठाए है जो भी मॉइस्चर सेंस कर सके और उसके साथ में अपना टेम्परेचर भी वो सेंस करता है। ऐसे ही करते हुए हम ये प्रयोग करते रहे हैं। इस साल भी हमने 4-5 जगह 200 टन के लिए प्रयोग हम इस साल भी कर रहे हैं। अगले 1-2 साल में हमको ये देखना है कि 2-3 साल में हमारे यहाँ की कोई ना कोई एक मित्र फार्मर 200 टन तक पहुंचना ही होगा उसको। ऐसे इस तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल अजिंक्य जी आपको सब फोटोग्राफ्स दिखाएंगे कि जिसमें 200 टन का भी एक्सपेरिमेंट कैसे चला, इसके भी फोटोग्राफ्स होंगे और बाकी के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी फोटोग्राफ्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कल मिलेंगे। नमस्कार।